डॉक्टर फयाज, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। इट्स वेरी वंडरफुल, आप इतने बिजी आदमी हैं फिर भी आपने टाइम दिया। अब बात है बहुत बहुत आभार। यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सब बात कर रहे हैं और ये इशू आगे बहुत डिस्कस होने वाला है। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे है कि आफ्टर ऑल जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से लेते हैं, और उनके कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्शंस हैं तो क्यों हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन। सो ओवर टू यू डॉक्टर फयाज। एक महत्वपूर्ण ये सवाल है आपका। देखिए, मुस्लिम समाज को हमेशा जो है बाहर से आए हुए जो मुस्लिम जो रूलर रहे हैं वो लीड करते हैं, जो स्वयं को अशराफ कहते हैं। जी। वो जैसा नैरेटिव बनाते हैं, जिस तरह की वो एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, उस हिसाब से जो देशज पसमानदा है वो भी बिहेव करता है, क्योंकि उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शासित की है, गुलाम की है। तो जहां तक यूसीसी, न सिर्फ यूसीसी की बात, कोई भी इस तरह की इश्यूज जिससे कुछ मुस्लिम सब्जेक्ट भी उससे मैच करता हो, तो अशराफ वर्ग उसको सांप्रदायिकीकरण उसका करने का प्रयास करता है, यानी उसको जो है हिंदू मुस्लिम कम्युनल मुद्दा बना देता है। इसी तरह से यूसीसी को भी, वंदे मातरम को भी, और भी जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उर्दू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो उसको कम्युनल मुद्दा बना के, और कम्युनल मुद्दा बनाने के पीछे उनका सीधा सा एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रख सके। यूसीसी के साथ भी यही है, क्योंकि आप देखिए संविधान सभा में जब बहस हो रही थी, उस वक्त भी उसी वक्त लोग यूसीसी की बात कर रहे थे कि देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि जो देश का जो संविधान है, जो कानून है, लगभग लगभग 99.9 मामलों में यूनिफॉर्म है। जी। ऐसा नहीं कि मैं अगर चोरी करता हूँ, मैं मुसलमान हूं तो मेरे हाथ काटे जाएंगे, और हिंदू है तो उसको हाथ नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि जी। शरिया तो ये कहता है कि चोरी पे हाथ काट देना चाहिए। तो कुछ जो मामले हैं, शादी ब्याह का है, संबंध विच्छेद है, उत्तराधिकार है, और विरासत का जो मामला है, कि उन्हीं सब मामलों में थोड़ी सी जो है एक वो अलग अलग है मामला। कुछ धार्मिक समुदायों के, और कुछ जो है भाषाई अल्पसंख्यक भी जो है, जो ट्राइब्स वगैरह हैं, उनके साथ भी कुछ थोड़ी सी रियायत कह लीजिए, वो ये दिया गया है संविधान में। तो एक यूसीसी को लेके ये भी मिथ फैला रहता है कि मुसलमानों के बिल्कुल अलग से कानून है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मिथ फैलने की वजह मुस्लिम सांप्रदायिकता है, जो अशराफ वर्ग लीड करता है, उस वजह से हिंदू समाज में भी एक मिथ फैलता है कि मुसलमान जो है इस देश के कानून को नहीं मानते, उनका अपना अलग कानून है। ऐसा नहीं है। तो अब मैं ये कहता हूँ, इस वजह से वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनता है, और समाज में भी चूंकि अशराफ वर्ग लीड करता है, वो उसके पीछे पीछे जाता है। हम लोग इसमें, चूंकि मैं पसमानदा समाज से आता हूं, तो हम इस बात को कह रहे हैं कि जब हमको और कानून मानने में कोई हमारा इस्लाम खराब नहीं होता है, कोई हमारा ईमान खराब नहीं होता है, तो शादी ब्याह संबंध विच्छेद, ये भी दो तीन जो टॉपिक्स हैं, शीर्षक है, इसमें भी अगर हम सारे देश के लोगों के लिए एक कानून बनता है, लोग मिल बैठ के बात करते हैं, तो हमें एतराज नहीं होना चाहिए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और हमें देश के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें साथ देना चाहिए। तो इसलिए यूसीसी को लेके जो हमारा स्टैंड था कि हम यूसीसी के सपोर्ट में हैं। उसमें बहुत सी बातें हमने हमने रखा था कि देखिए, जो कल्चर ग्राउंड पे जो वो एक पर्सनल लॉ दिए गए हैं, जो धार्मिक आधार, तो हम हमारा देखिए, जो बाहर से आए मुसलमान है उसका अरबी ईरानी कल्चर है, हम भारतीय मूल के मुसलमान हैं, हमारा जो है देसी कल्चर है। जैसे मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन जहाँ ब्याही है, मेरा बहनोई कोई दूसरी भी महिला ब्याह के लिए आए। हम उसको, इस्लाम तो इजाजत देता है, लेकिन हमारा कल्चर, हम उस कल्चर के नहीं है, तो हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। और अगर कोई इस तरह का विवाह कर भी लेता है, तो हमारे यहाँ पसमानदा समाज में उसको बहुत ही खराब नजरों से देखा जाता है कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति बुरा है, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। तो यूसीसी पे जब भी बहस हो, तो मुस्लिम नाम पे सिर्फ बाहर से आए हुए मुसलमानों की बातों को न सुना जाए, हमारी भी बातें, जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, उनकी भी बातों बातों को सुना जाए, ड्राफ्टिंग में उन्हें भी रखा जाए। ये हमारा स्टैंड है जी। मैं सोचता हूं कि काफी हद तक जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, ऐसा नहीं कि वो बातों को नहीं समझते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चुप रहते हैं कहीं इश्यूज के ऊपर। अब समहाउ ऐसा कुछ इंप्रेशन समाज में पड़ा हुआ है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो एक बिल्कुल ओमनीपोटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो वो कहता है वो इंडियन मुस्लिम्स उसको फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है जहां पे इंडियन, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है मैरिज लॉज को लेके या प्रॉपर्टी के लॉज को लेके। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, लेकिन विडंबना यह है कि न सिर्फ सरकार बल्कि हिंदू समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पसमानदा की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी तो पोजीशन जो है समाज में जो है सेवक की है, गुलाम की है। जो भारतीय सरकारें, चाहे राज्य सरकार या केंद्र की सरकार हो, और बुद्धिजीवी लोग जो है हिंदू समाज के, वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ ज्यादा ही भाव देते हैं और वो उसको पूरे मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा मानते हैं। और ओके। वो एक तरह से देखिए, एक तरह से वो भारत सरकार के पैरेलल बैठ के बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, जो कहीं से न तो संविधान सम्मत है और न ही न्याय संगत है। पहली चीज तो वो, उसको नैतिक आधार ही नहीं है पूरे मुसलमानों को नेतृत्व करने का। और किसी भी एनजीओ को, समाज को, समाज के कार्यकर्ताओं के, समाज के लोगों के साथ तो सरकार निगोशिएट कर सकती है, लेकिन किसी एनजीओ के साथ निगोशिएशन करना जो पूरे समाज का प्रतिनिधि बनके, ये मुझे उचित नहीं लगता। अगर समाज को, सरकार को बात करनी है तो समाज के प्रोमिनेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या जो पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनसे भी डायलॉग करना चाहिए। क्योंकि जो जो हमारा राज्य है और राज्य के जो सब्जेक्ट है, स्टेट के जो सब्जेक्ट, जो नागरिक है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गांव में रहने वाला, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी है, सरकार उसके हितों को सामने रखते हुए कोई कानून बनाने से पहले उससे राय मशवरा कर सकती है। ये तो बात ठीक लगती है, लेकिन किसी एनजीओ को इतना भाव देना वो उचित नहीं है। और एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 150 से 200 मेंबर हैं लगभग, उसमें जी। एक भी भारतीय मुसलमान नहीं है। और विडंबना यह है कि उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि सभा समझा जाता है, उसमें एक भी भारतीय मुसलमान नहीं। और जब मैं भारतीय मुसलमान कह रहा हूं तो भारतीय मूल के मुसलमान, देशज पसमानदा की बात कर रहा हूँ, जिसकी संख्या कुल मुस्लिम आबादी की लगभग 90% है। तो वो, उसको तो नैतिक आधार ही नहीं है। ओके, तो जनरल जो आर्ग्यूमेंट आता है कि रिलीजन को बिल्कुल एक तरफ आप छोड़ दीजिए, जैसे जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या मैं काफी मुस्लिम स्कॉलर्स को सुनता हूं तो जनरली कहते हैं कि हमारे रिलीजन को क्यों टच करना चाहिए, तो उसमें बात शरीयत की आ जाती है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, ये जो शरीयत का इशू है, इंडिया में शरीयत के कुछ कानून फॉलो होते हैं, पाकिस्तान एक दूसरा एग्जाम्पल है, सऊदी अरेबिया एक तीसरा एग्जाम्पल है, प्रॉब्ली टर्की एक अलग एग्जाम्पल हो सकता है, यूएई एक अलग एग्जाम्पल हो सकता है, जहां पे दुनिया भर के फॉरेनर्स रहते हैं और अपनी लाइफ वो बढ़िया तरीके से लीड करते हैं। तो ये शरीयत अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, और अगर है तो क्यों है? आपको शरिया बताऊं, शरिया क्या होता है। देखिए, शरिया जी। जो है, इस्लामिक लॉज होते हैं, समय और काल के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्योंकि कुरान में सारी चीजें नहीं है, हदीस में भी सारी चीजें नहीं है। अब आजकल प्लेन उड़ रहा है, प्लेन में बैठना है कि नहीं बैठना है, इसके लिए शरीयत क्या कहता है ये कैसे पता चला? कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। तो ये होता है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं वो बैठ के तय कर लें कि इसमें क्या कुछ इस तरह के इस्लामिक के जो बेसिक प्रिंसिपल है उससे कोई इस तरह का टकराव तो नहीं है, वो एक डिसीजन लेते हैं। तो ये शरिया मैन मेड होता है, पहली बात आपकी। लेकिन शरिया को जो प्रचारित किया गया है, ये प्रचारित किया है कि अल्लाह का कानून है, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का कानून चलेगा। ये वो लोग हैं जो अपनी बनाई हुई कानून को अल्लाह के कानून कह के चलाना चाहते हैं, वो अशराफ वर्ग है, ताकि उसकी सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादातर इस वक्त जो प्रचलित है शरिया, वो अधिकतर मध्य युग में बनाए गए हैं। जो मध्य युग में आप जानते हैं सामंतवादी व्यवस्था थी, वहां राजा होते थे, खलीफा भी जो था वो नाम का खलीफा होता था, वो राजतंत्र बिल्कुल चलता था। तो अब मध्य युग में जो कानून बनाए गए हैं वो, उसको आज भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, आज भी लागू है। जैसे तलाक का मसला है, और भी बहुत सी समस्याएं हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि शरिया जगह जगह काल खंड और जो है क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है। तो शरिया बदलने वाली चीज है। अगर आप इस्लामिक हिसाब से भी देखेंगे, इस्लामिक कानून के हिसाब से भी, तो अभी इस वक्त इस आधुनिक युग में संबंध विशेष, शादी ब्याह, इन सब चीजों के लिए, उत्तराधिकार के लिए क्या उचित हो सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको अपडेट किया जा सकता है, ये इस्लाम के भी हिसाब से। लेकिन अशराफ उलमा क्या करते हैं कि वो कहते हैं, रिजिडिटी उसमें ले आते हैं कि नहीं, इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता है क्योंकि अल्लाह का कानून है। ये सबसे बड़ी समस्या है। पहली चीज इस्लामिक आधार। दूसरी चीज, हम कहते हैं कि जब देश संविधान से चलता है तो हम कुरान पे और शरिया पे क्यों बहस कर रहे हैं? देखिए, मैं ओके। मुसलमान हूँ धार्मिक एतबार से, लेकिन मेरी सामाजिक पहचान देशज पसमानदा की। ठीक है, मेरी एक धार्मिक पहचान मुसलमान की है। तो क्या राज्य हमें कुरान के हिसाब से डील करेगी कि संविधान के हिसाब से? राज्य का क्या दायित्व है? पहली चीज देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है भारतीय संविधान के, उसमें स्पष्ट रूप से है कि सरकार इसका प्रयास करे। अब अशराफ उलमा क्या करते हैं, अशराफ बुद्धिजीवी क्या करते हैं, जो बैरिस्टर हैं,
जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो लॉयर हैं, जो कानून पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी कानून यूनिवर्सिटी के जो चांसलर वगैरह रह चुके हैं, वो संविधान को तोड़ मरोड़ कहते हैं कि नहीं साहब, जो है आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 16 है, और जो है फिर वो 25 आर्टिकल से 30 तक जो भी माइनॉरिटीज के वो हैं। पहले तो एक तो माइनॉरिटी को लेके मिथ बनाए हुए हैं, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब अशराफ इस देश में चल रहा है। क्योंकि माइनॉरिटी तो देखिए, जो रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का नाम ही है जी। कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, यानी रिलीजियस और लैंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी तो कई आधार पे माइनॉरिटी हो सकता है ना, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे। हमारा एक देश बड़ा है, विविधताओं भरा देश है, तो इसमें माइनॉरिटी कई तरह की हैं, भाषा के आधार पे माइनॉरिटी है। तो मैं ये कह रहा था, उस आधार पे भी आप देखिए, राज्य की ये दायित्व है कि वो अपने सब्जेक्ट को संविधान के अनुरूप डील करे। और संविधान में मैं एक बात और मिथक दूर कर देना चाहता हूँ कि संविधान में जो रिलीजन की आजादी है, धार्मिक जो स्वतंत्रता है, उसको अशराफ वर्ग या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उलमा या अशराफ इंटेलेक्चुअल लोग बहुत ही गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो जो धर्म की मानने को जो आपकी वो है, वो आध्यात्मिक स्वरूप के लिए, यानी ओके। आप नमाज रोजा करें, पूजा पाठ करें, और इसी को आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं कि भाई आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए तो आप नमाज पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, आप माला गिनिए, आप जो है ध्यान लगाइए, आप पूजा पाठ कीजिए। लेकिन जो समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, देश के लोग रहे हैं, वो उनका सामाजिक और उनके राजनीतिक जो मामले हैं, वो संविधान से तय होंगे। तो इसलिए धर्म को सामाजिक और राजनीतिक मामले में नहीं घुसाया जा सकता, वरना फिर सेकुलर राष्ट्र का मतलब क्या होगा कि जब आप सामाजिक चीजें भी धर्म के हिसाब से डील करोगे, राजनीतिक चीजें भी धर्म के हिसाब से, तो छोटे छोटे धर्मों है, 1,000 धर्म है, सब छोटे छोटे देश बना ले। पाकिस्तान आप लोगों ने बनवाया ही था इसीलिए कि हम वहां पे हम्म। जो है मदीना स्टेट बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। उसकी हालत आप देख ही रहे हैं, यहाँ की हालत आप देख ही रहे हैं। तो ये एक मिथक फैलाया जाता है। अभी 341 का पैरा 3 की जो बात हो रही है कि उसमें जो है, जो मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं, ईसाई, उनको भी शामिल किया जाए, तो उसके लिए दुहाई दी जा रही है आर्टिकल 14-15 की, कि लॉ के आगे, कानून के आगे सब बराबर हैं। और यहाँ पर्सनल लॉ चाहिए तो आर्टिकल 26, 25 और 30 लेके चले आते हैं। तो ये एक गड़बड़ है, इस पे क्लियरिटी होनी चाहिए। और ये स्टेट का, राज्य का धर्म है कि वो अपने नागरिकों के हितों का ख्याल रखे। अगर मैं मुसलमान हूँ और चोरी कर लेता हूँ, तो चंद उलमा बैठ के या चंद मॉडर्न पढ़े लिखे बैरिस्टर और लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वीसी बैठ के डिसाइड करें कि नहीं फैयाज का हाथ काट दिया जाए, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हमारे हित की रक्षा करे। ये मेरा स्टैंड है जी। हाँ, मैं एक्चुअली एक टीवी डिबेट में मैं देख रहा था, तो किसी ने सजेस्ट किया, इनफैक्ट दैट जेंटलमैन इज ए वेरी फेमस जेंटलमैन, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उसने कहा कि इंडियन मुस्लिम्स अगर शरीयत को लागू करना चाहें तो चलो ठीक है, वन वे टू लुक एट इट, बट ही सेज कि अगर आप क्रिमिनल लॉ अप्लाई करना चाहोगे क्या मुस्लिम्स के लिए, तो जो वहां पे मुस्लिम स्कॉलर बैठा था उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम क्रिमिनल लॉ जो है वो अप्लाई नहीं करना चाहेंगे सेलेक्टिवली मुस्लिम्स के ऊपर। खाली जो लॉज मैरिज और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो हमारी शरीयत के अकॉर्डिंग चले, हमारे अकॉर्डिंग चले। क्रिमिनल लॉ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। तो ऑब्वियसली जहां तक हम्म। क्रिमिनल लॉ की बात है उसमें उनको कुछ कष्ट लगता है उसको अप्लाई करने में। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, और वो बात यह है कि अगर ये यूनिफाइंग फैक्टर है, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते हैं, तो यूनिफाइंग फैक्टर ये किस तरीके से है, और जो पसमंदाज हैं वो ओवरऑल गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट कर सकते हैं इस इशू के ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक ये जो आपके अशरफ्स हैं एक एजिटेशन जरूर शुरू करेंगे और लोगों को डेफिनेटली मिसगाइड करेंगे। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? बिल्कुल पसमानदा वही करेगा जो अशराफ कह रहा है, कि वो असल में वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इस्लाम के खिलाफ कानून बन रहा है, सरकार इस्लाम को दबाना चाह रही है, सरकार मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। वो इस तरह की झूठी झूठी बातें, अफवाहें फैला के, चूंकि वो पावरफुल लोग हैं, सत्ता के करीब हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार या और क्षेत्रीय पार्टी के, वो सत्ता के बहुत करीब ताकतवर लोग हैं, उनके पास संसाधन है, वो फौरन अपनी बात पूरे भारत में फैला के इस तरह की एजिटेशन और प्रोटेस्ट इस तरह का ऑर्गेनाइज कराने में वो माहिर होते हैं। आज तो मीडिया बहुत ही मजबूत है। एक जमाना था जब इस तरह की सोशल मीडिया और भी चीजें नहीं होती थी, उस वक्त ये करा ले जाते थे।
तो एक तो वो बहुत ताकतवर हैं, जो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, राज्य है, सरकार है, उसको समाज के अंदर एक अवेयरनेस चलाना चाहिए। पहले तो ये कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, यूसीसी सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, यूसीसी समाज का मुद्दा है। और यूसीसी लागू करने के पीछे सरकार की सिर्फ ये मंशा है या होनी चाहिए कि किसी भी राज्य के नागरिक पे जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लॉ पे हो, या मान लीजिए पर्सनल लॉ लगा के अब किसी महिला पे जुल्म हो रहा है, या जैसे मान लीजिए इस्लाम का एक कानून है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो पुश्तैनी जमीन होती है जी तो उसमें पोते को कोई फिर हिस्सा नहीं मिले। यानी अगर मेरे पिता मेरे दादाजी के रहते गुजर जाते हैं, बीच की एक पीढ़ी की मृत्यु हो जाती है और वो पुश्तैनी जमीन चला आ रहा है, तो फिर पोते को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये इस्लामिक शरिया है। अब आप देखें राज्य की अब तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ना। ये एक मोटी मोटी अपने उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, हालांकि इसमें कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन एक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो भी मानती है, यही मानती है कि पोते का कोई हक नहीं है। तो अब ये ओके राज्य की जिम्मेदारी है कि ये बताए कि आपके सामाजिक नुकसान हो रहा है, आपको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। तो पहले तो ये काम करना चाहिए हमें भी, आपको, सरकार को भी, कि हम इस मिथक को दूर करें कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये अधिकारों का मुद्दा है, अधिकार को सेव करने का, ताकि किसी के अधिकारों का हनन न हो, राज्य के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का। तो फिर उसके बाद हम क्यों ईसीसी चाह रहे हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम देश में चलना चाहिए, छोटे छोटे पर्चे बांट के, हम जैसे छोटे छोटे टॉक ऑर्गेनाइज करके जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उसी की एक जन जागरूकता की एक कड़ी है। जी उसके बाद समाज को तैयार किया जाए, और जब बातचीत हो तो पसमानदा देश पसमानदा समाज के प्रतिनिधियों की बात की जाए। देखिए मैं एक बताऊं, मुस्लिम पर्सनल बड़ा डिफेंड करता है कि जो ट्राइब्स हैं जी उनके अलग से कानून है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इससे ट्राइब भी अफेक्टेड हो गए। तो मैं बताता हूँ कि ट्राइब मुसलमान भी होता है। एसटी जो होते हैं, बहुत मुस्लिम समुदाय हैं, बनगुजर हैं, बकरवाल हैं, सीपियां हैं, ये बहुत जी से जी ऐसे ट्राइब हैं जो मुसलमान भी हैं, जो अपने कल्चर पे लागू करते हैं। तो जब आदिवासी की बात होती है तो हिंदू आदिवासी की बात क्यों होती है, मुस्लिम आदिवासी की बात होनी चाहिए, उसका कल्चर अलग है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। सबसे मेन मुख्य आपके सवाल का आंसर मुझे जो समझ में आता है कि हमें जागरूकता भी करनी चाहिए, इस पे राष्ट्रव्यापी एक बहस करनी चाहिए। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो अरब नेशंस हैं ये किस तरह का लॉ फॉलो करते हैं? जैसे सऊदी अरब है, और दैट इज वन एग्जाम्पल। अफगानिस्तान एक दूसरा एग्जाम्पल है, और पाकिस्तान एक तीसरा एग्जाम्पल है। तो तीनों में जो सरिया का एप्लीकेशन है वो अलग अलग है, कैसे? देखिए वो वहाँ के उलमा क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उससे हमें बहुत मतलब भी नहीं रखना चाहिए। हमने बताया कि हाँ। शरिया जो है देश काल के हिसाब से होता है। हमें, ओके। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे करना चाहिए। और जो कोई इस्लाम का गलत यूज कर रहा है, शरिया गलत यूज कर रहा है, तो हमें उसको काउंटर करना चाहिए, उसको साफ सफाई करनी चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। देखिए पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, और समाज की, इसको सांप्रदायिक मुद्दा ना बनने दें। इसको हित और अधिकार मिलने, और हित अधिकार के सेफ गार्ड, और उसके किसी के अधिकार ना हनन हो, उसका ये मुद्दा बना के समाज को सामने ले जाना चाहिए सबसे पहले। जब हम इसको धार्मिक मुद्दा बना देंगे, जब तो फिर वो सांप्रदायिक हो जाएगा, सांप्रदायिक हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान होगा, तो इस मुद्दे को फिर इसका हाल जो है पाकिस्तान और बाबरी मस्जिद की तरफ हो जाए। जी। ओके, मैं आपका पॉइंट समझ गया। एक्चुअली ये जो पॉइंट आपने बताया कि ये जो यूसीसी है ये बेसिकली हमारा खुद का एक हमारे कंट्री के लिए है, और ये एक नेशनल इशू है, यूनिफाइंग फैक्टर है। हमारा कंट्री यूनिक है, बाकियों से डिफरेंट है। और अगर ये यूसीसी अप्लाई होता है तो इसमें सब कम्युनिटीज का एक फायदा है। कंट्री एक साथ चलेगा जब प्रॉपर्टी और सक्सेशन और मैरिज लॉ जब एक तरीके से होंगे, तो ऑब्वियसली फिर यूनिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली ही आ जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन। तो आई कुड अंडरस्टैंड योर पॉइंट। सो आई थिंक एनी अदर पॉइंट विच यू विश टू कवर, डॉक्टर फयाज, जो आप सोचते हैं इससे रेलिवेंट है और जो दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट है? ये देखिए मैं पसमानदा समाज को कहना चाहूंगा विशेष रूप से जी कि वो अशराफ की जोखिम में कतई नहीं आए कि यूसीसी आने से हमारा ईमान खराब हो जाएगा। बहुत मिथक भी अशराफ और की तरफ से फैलाया गया है कि आप टोपी नहीं पहन सकते हैं, आप जो है मुर्दों को दफन नहीं कर सकते हैं। तो ओ ऐसा कुछ नहीं। दो ही तीन पॉइंट्स हैं जिसपे यूसीसी की यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। तो उसको जो है
उस अशराफ के बहकावे में नहीं आना चाहिए कि इस्लाम खराब हो जाएगा। देखिए काफी लोग बैठ के उसको तय कर लें कि आज आधुनिक युग में किस तरह का कानून बनाया जाए ताकि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। ये इसमें इतनी सी बात है, इसमें इस्लाम किसी खतरे में नहीं आएगा, कोई ईमान किसी के खतरे में नहीं है। ये मैं एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से अपने देश पसमानदा समाज को देना चाहूँ। जी। Oh, thank you very much, Dr. Fayaz. It's really a pleasure to interact with you. आई एम श्योर काफी ऐसे लोग हैं जो आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ओपनली नहीं कहते। मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो लोग भी सामने आएंगे। सो थैंक यू सो मच, इट्स रियली a pleasure. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर फयाज को सुना। ही इज ए मुस्लिम स्कॉलर, काफी कुछ उन्होंने स्टडीज किया हुआ है। बाय प्रोफेशन ही इज ए डॉक्टर, यू नो, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। एंड जो क्रक्स पॉइंट है वो ये है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कोई सांप्रदायिक या कमजोर मुद्दा नहीं है। ये जो इशू है ये बेसिकली नेशनल यूनिफिकेशन का है। एवरीबडी शुड कम टुगेदर so that a uniformity comes and we all Indians are benefited. अगर कोई मिसगाइड करने की कोशिश करता है किसी को भी, whether it is Indian Muslim or Indian Hindu, उसको हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू अप्लाई टू ऑल। I hope you liked this interview. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.